So we move on to the next chapter, that is contingent asset and contingent liability. Let us first understand contingent liability. So for that we need to understand what do we mean by liability. Yes or no? तो चलो ये टर्म को पार्किंग में रखो, कंटिजेंट लायबिलिटी को। पहले ये समझते हैं कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी चलो बताओ क्या है। ट्रांसलेशन नहीं पूछा है। इंग्लिश में लायबिलिटी कहते हैं, हिंदी में कर्जा कहते हैं। अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स and insiders as well. Then what do you mean by provision? Then what do you mean by reserve? प्रोविजन अलग है, रिजर्व वर्ड अलग है, लायबिलिटी वर्ड अलग है। हम लिखने के लिए लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, बट सब में कॉमा है। करंट लायबिलिटी कॉमा प्रोविजन एंड रिजर्व्स ऐसा लिखते हैं। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड वी डोंट राइट सिनोनिम प्रोविजन और रिजर्व। समझ में आ रहा है? तो बताओ लायबिलिटी क्या है? ओके, सो इट्स एन ऑब्लिगेशन। Obligation to be faced by firm. Okay, now what do you mean by obligation? Compulsion. And what is to be faced by firm? Still, I want something more. The sum of amount which a company Owes to other person. Okay, then what can be the provision? Provision में भी तो यही होता है ना, नहीं होता है? Provision एक specific के लिए जैसे building fund like provision. Then what is reserve? Which are kept for the future. Sir, reserve है ना profit में से निकाल के रखा है और provision ऐसे specifically create किया है. Okay, now how is to be created? Not going into depth. कैसे क्रिएट होगा उस पर नहीं जाना है। मीनिंग बताओ। यू आर नियर बट स्टिल आई वॉन्ट समथिंग मोर। ये दिल मांगे मोर। इट वॉज अ टैगलाइन ऑफ पेप्सी, नॉट माइन। हाँ, व्हाट डू मीन बाय प्रोविजन? फिर आता है
दिस कम्स एट फोर्थ लेवल. क्या है ये? लायबिलिटी, रिजर्व, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी. लायबिलिटी. रिजर्व और प्रोविजन. रिजर्व और प्रोविजन. टैक्सेशन, प्रोविजन और लायबिलिटी. प्रोविजन. Then there is something in your mind which is going and it is a demarcation between liability and provision. I am asking what is that? कैसे इस चीज को प्रोविजन बोलते और इस चीज को लायबिलिटी बोलते हैं? ऐसा क्यों? क्या सोचते हो तो ऐसा बोलते हो? बस हमने ऐसा पढ़ा है इसीलिए रट्टा मारा है. Yes or no? But still, if I am giving you these options, just to think it again, that why your mind thinks that this is liability only and not provision, and this is provision only and not liability. Why you are so sure about that? टैक्सेशन को नहीं करना पड़ेगा. हाँ, तो फिर उसको प्रोविजन क्यों बोला और आउटस्टैंडिंग सैलरी को या तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट को लायबिलिटी क्यों बोला? There should be some kind of difference, yes or no? हमने सर्विस यूज किया, मतलब हमने गुड्स उनसे लिया है, उसकी रिटर्न में हमें पे करना है, इसके लिए उसे लायबिलिटी. तो हमने इंडिया में काम किया तो उसके बदले में टैक्स तो भरना ही है. हमने गवर्नमेंट का सर्विसेज यूज किया तो टैक्स तो भरना ही है. सेम थिंग. बैड डेट्स को भी निकाल दो बाजू पे. ओके, क्योंकि वो अपना लायबिलिटी वाला डेफिनेशन में वैसे नहीं आएगा. दैट इज रिडक्शन इन असेट. more likely it is called as a reduction in asset. Yes, think there is something that you think that this is sure shot liability and this is sure shot provision. देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए भी लायबिलिटी वर्ड यूज करना जरूरी है. प्रोविजन का भी डेफिनेशन ऐसा स्टार्ट होता है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. समझ में आ रहा है? कंटिंजेंट लायबिलिटी वर्ड में भी लायबिलिटी आ रहा है. प्रोविजन का जो डेफिनेशन है अभी मैं आपको बताऊंगा, प्रोविजन का जो डेफिनेशन है उसमें भी स्टार्ट ऐसा होता है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. बोले तो लायबिलिटी में भी लेट्स आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना ही पड़ेगा. कंपनी तो टैक्स भी नहीं पे करती है. हाँ, बट हम इधर प्रैक्टिकल सोच रहे, जो करते हैं उनके बारे में सोच रहे. काफी लोग तो सीए भी नहीं करते हैं. बराबर है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये पढ़ना नहीं है.
हाँ, तो ऐसा एग्जाम में अजम्पशन लिख के नहीं आना, हाँ, दिस सम सीम्स टू बी इनकरेक्ट एंड सॉल्यूशन डन, यू कैन गिव मी मार्क्स. So think practically. Outstanding salary 99%, it has to be paid. Taxation 99%, it has to be paid. Obligation कुछ और याद आ रहा है, पढ़ा हो उसमें से. On right track, still something is missing. One word is missing. Outstanding are also recurring in nature. जो गुड्स क्रेडिट पे मंगाएंगे तो आउटस्टैंडिंग तो रहेगा ही ना. हाँ, तो दोनों साइड चलता है ना, कैश क्रेडिट दोनों चलता है. लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल, मार्च महीने का बिल हमेशा अप्रैल में ही आएगा, मार्च में नहीं आएगा, तो क्या होगा वो आउटस्टैंडिंग रहेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? See, these are the small things. These where a difference lies between you have learned till now and what you will be learning now. Okay, and believe me, no one goes so deep to learn you, to teach you these concepts. अब पूछ लेना, आपके फ्रेंड्स अगर कहीं पे आजू बाजू गए हैं, उनको पूछ लेना कि आप लोग ने कॉन्सेप्ट कितना लर्न किया, या तो कितना टाइम लगा कॉन्सेप्ट सीखने में, या तो बेसिक सीखने में, या तो चैप्टर 1 सीखने में. पूछ लेना. बेट, ओपन चैलेंज, बराबर है. नो वन टीचेस सो डीपली, बट माई माइंडसेट इज समथिंग डिफरेंट. बेस पक्का होगा ना तो फ्रूट्स भी अच्छा आएगा. You don't want to sow sugar cane. Sugar canes are cut every year and there is a new fruit. We want you to be a mango tree. Once the base is confirmed, then every year it will reap fruits. Okay, so I want you to be that mango tree and not sugar cane. फाउंडेशन खत्म भूल जाओ, इंटर खत्म भूल जाओ, फाइनल खत्म भूल जाओ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तब वापस बुक ओपन करके बैठेंगे. I don't want to be such kind of kid. Okay, so this is what my vision and mission is. CPT था तब से मैं ये कॉन्सेप्ट को डीप में ही कराता हूँ. स्टूडेंट्स को अच्छा लगे नहीं लगे, बट आई फील सेटिस्फाइड दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्टिफाइंग माय टीचिंग. Yes. So let me put it in this way. What do you mean by liability, provision and reserves को 2-5 मिनट के बाद लेते हैं contingent liability. Okay. Then liability means we have to pay something on account of some event or a transaction. In layman terms, मैंने कुछ तो ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट किया था. आई एम अगेन रिपीटिंग, मैंने कुछ तो ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट किया था या एक्टिविटी किया था पास्ट में, जिस वजह से मुझे अब पे करने को आएगा. पे करने को आएगा बोले तो ऑब्लिगेशन है. आई एम ऑब्लाइज्ड टू पे. पे करने को आएगा बोले तो पे करना पड़ेगा बोले तो इट इज एन ऑब्लिगेशन. ओके, इट इज व्हाट? एन ऑब्लिगेशन. किस चीज का ऑब्लिगेशन है? पे करने का ऑब्लिगेशन है. पे करने का बोले तो पे कैसा करेगा कोई? कैश इज नथिंग बट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस. यस और नो? कैश इज नथिंग बट outflow of resources. So now if I were to put it in a definition, then it is something like that: on account of any past obligation, rather past transactions or activity, there is a present obligation. On account of any past activity, there is a present obligation
and outflow of such resources is confirmed. Outflow of such resources is confirmed. और उसका जो क्वांटम है, क्वांटम बोले तो क्या, कितना देने का है, वो भी कंफर्म है. द क्वांटम ऑफ आउटफ्लो इज ऑल्सो कंफर्म. समझे नहीं समझे? ऑन अकाउंट ऑफ एनी पास्ट एक्टिविटी there is an obligation which has arisen in present. There is a present obligation on account of past activity. The outflow is confirmed. पैसा देना ही है. कितना देना है, that is also confirmed. कब देना है, in near future. बट वो चीज से अभी हम बैकआउट नहीं हो सकते, करना ही पड़ेगा. सैलरी आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी का बिल आज नहीं तो कल पे करना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है? गुड्स क्रेडिट पे लिया है तो पे करना ही पड़ेगा उसको. अब कुछ भी एक्टिविटी ले लो. वेयर एज प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. तो बोले लायबिलिटी का तो पूरा डेफिनेशन आ गया. प्रोविजन इज अ लायबिलिटी बोले तो लायबिलिटी क्या है मैंने बताया वो है. तो लायबिलिटी का तो पूरा डेफिनेशन आ गया. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लायबिलिटी? द ओनली हेयरलाइन डिफरेंस इज कि हियर क्वांटम ऑफ आउटफ्लो इज अनसर्टन. कितना पे करने का है वो पता नहीं है. which is to be derived by reasonable estimate. Provision for tax, कितना टैक्स आएगा भरने को नहीं पता है. जब P&L फाइनल होगा, प्रॉफिट मिलेगा, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न बनाएगा, तब पता चलेगा टैक्स कितना आता है. बट टैक्स देना है कंफर्म. टैक्स तो देना ही पड़ेगा, काम किया है तो. समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ डिफरेंस. नाउ यू में से कि सर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कितना करना है वो तो कहां पता है, वो थोड़ी ना पता है. तो वो भी तो प्रोविजन हो गया ना. नाउ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे हैव क्लैरिफाइड दिस डाउट दैट इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कंफर्म है ना. अब उसको क्या आप रीजनेबल एस्टिमेट से निकाल सकते हो? रीजनेबल एस्टिमेट से नियर अबाउट अमाउंट निकाल सकते हो. बोले कि 100 यूनिट का हमारा 1000 रुपए का बिल आता है, तो मार्च में हो सकता है 250 यूनिट कंज्यूम हुआ, तो कितना बिल आएगा? ओके, दिस इज वन वे. अदरवाइज लास्ट ईयर मार्च में कितना बिल आया था, तो वो टाइम इस हिसाब से ये टाइम भी कितना बिल आ सकता है, तो नियर अबाउट पता चलेगा. बराबर है? तो यू कैन स्टिल काउंट इट एज व्हाट? लायबिलिटी. Outstanding electricity bill, you will write it as what? Outstanding electricity bill, unpaid electricity bill, but you will not write provision for electricity, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बोले लास्ट टाइम 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो इतना टैक्स आया था, तो ये टाइम 20 लाख का प्रॉफिट हो तो इतना टैक्स आएगा. नहीं, टैक्सेशन लॉज आर चेंज्ड एवरी ईयर. कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है. कोई एक्सपेंस अलाउ होगा, कोई एक्सपेंस नहीं अलाउ होगा. टैक्सेशन का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है. उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा उसको और कोई सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर सकता है. बराबर है? तो यू कैनॉट गिव दैट बेंचमार्क की भाई 10 लाख पे इतना टैक्स और 20 लाख पे इतना टैक्स. बहुत कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, आप इंटरमीडिएट में सीखोगे. तो टैक्सेशन का अमाउंट आप डिराइव एग्जैक्ट या नियर टू एग्जैक्ट भी नहीं कर सकते हो. वो एक एस्टिमेशन पे ही चलता है. बोले 10 लाख पे 1 लाख टैक्स आया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये टाइम बोला है कि भाई 20 लाख पे 2 लाख आएगा. बोले नहीं, ये टाइम बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिला है. जो ये टाइम की जो गवर्नमेंट है
उन्होंने अभी अभी सब टैक्स लॉस चेंज किए हैं, पहले 2.5 लाख का लिमिट था, अभी 5 लाख का लिमिट हो गया है, तो ये टाइम रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बोले तो अराउंड 1.30 ही समझ ले तू। बोला ऐसा, हाँ ऐसा। तो अगेन इट इज एन अप्रोक्सीमेशन। सही में जब रिटर्न बनाएंगे तब पता चलेगा कि कितना टैक्स आता है और कितना भरने का है। ओके, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोविजन। So provision is also on account of past event. Obligation is there to pay in near future. बराबर है, but amount is not certain. The quantum of amount is not certain. Hence it is called as what? Provision. So there is only difference between what? Provision and a liability. Then comes contingent liability. Again it's a liability, but word is contingent. तो कंटिंजेंसी का मतलब क्या, वो पहले समझना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय कंटिंजेंट? इट मे और मे नॉट हैपन। आज कौन जीतेगा? किसका मैच है? हाँ, किसका मैच है? आरआर वर्सेस एमआई। कौन जीतेगा पता है? नहीं। क्या अपने हाथ में वो इवेंट है किसको जिताएंगे? सो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट is dependent upon some circumstances which are not in our control. Happening or non-happening, जीतेगा या नहीं जीतेगा, happening or non-happening of future event which is uncertain and it is not in our control. हम जिता सकते हैं, हम हरवा सकते हैं किसी को. That is called as contingent. How many of you play Dream 11? I like it. बराबर है कि सही तो बोल रहा है कोई, बाकी सब खेलते होंगे, कोई हाथ ऊपर नहीं करता है. बराबर है. तो क्या है, क्या है वो? इट इज अगेन ए कंटिंजेंट. कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, अपने हाथ में है क्या? नहीं. आपको प्राइज मिलेगा नहीं मिलेगा अपने हाथ में है क्या? नहीं. क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं. क्या मिलेगा ही वो भी कंफर्म है क्या? नहीं. सो दैट इज व्हाट कंटिंजेंट. एंड अगेन लायबिलिटी. हमने कुछ ऐसा प्रीवियसली किया होगा जिससे कुछ हो सकता है. लेट्स से a company breached some copyrights. बराबर है. चोरी किया कोई कंपनी ने, किसी और कंपनी का जो कॉपीराइट्स है वो चोरी करके खुद मोबाइल बनाया, बेच दिया. बराबर है. अब जिस कंपनी का कॉपीराइट्स यूज किया था वो कंपनी को पता चला कि भाई हमारा ही ये सब नॉलेज यूज हो रहा है. वो कंपनी ने हम पे केस किया. अब केस हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो पता चलेगा नहीं. इंडिया में कब पता चलता है? 10-15 साल के बाद पता चलता है. बराबर है. सो कब पता चलेगा? नियर फ्यूचर है क्या? नहीं. अच्छा, हम जीतेंगे कि हारेंगे वो भी पता है? दूर दूर तक वो भी पता है, हारेंगे कि जीतेंगे नहीं. तो क्या अभी तक लायबिलिटी है? बट पास्ट में कुछ तो कांड किया था जिससे एक ऑब्लिगेशन अराइज हो सकता है, बट स्टिल इट इज नॉट कंफर्म. इट्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इज डिपेंडेंट अपॉन some future event which is out of our control. Okay, so that is called as a contingent liability. Now if it is not a liability, if it is not a provision, and if it is not a reserve, then it has no place in balance sheet. क्योंकि जब क्या जाने वाला है, क्या आने वाला है वही कंफर्म नहीं है, तो बैलेंस शीट में लिख के फायदा क्या?
ओके, तो इसीलिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नेवर will never become a part of balance sheet. They are shown as a footnote to balance sheet or as a notes to balance sheet. ओके, क्लियर है इतना? चलो मैं अभी इसका डेफिनेशन लिखता हूं, यू मे कॉपी इट.
दिख रहा है? स्क्रॉल करो अब, ये कंटीजेंट वाला इतना हो गया। चलो स्क्रॉल डाउन। करो, स्टार्ट करो। से वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही लिया है ये सब, बट स्टिल विद डेफिनेशन लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन। अगेन what it says, on account of any past events, बराबर है। पहले हमने कुछ किया है जिसके रिलेटेड देर इज एन ऑब्लिगेशन, बट कैसा वाला? प्रेजेंट, बोले तो अभी करना पड़ेगा, अभी। ओके, या तो नियर फ्यूचर में कुछ पहले किया, गुड्स परचेस किया, पेमेंट करना पड़ेगा। आज कर दिया है तो लायबिलिटी तो आएगा ही नहीं, बट करना है, कब तक करना है? बोले नियर फ्यूचर। बोलो वो नियर फ्यूचर कितना रहता है? बोलो विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, उसमें भी अभी आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ऊपर के दो चीज को चलते देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बोले तो टू पे समथिंग, एंड क्वांटम इज सर्टन। क्वांटम बोलो कितना अमाउंट पे करना है वो कंफर्म है। क्रेडिटर को कितना पे करना है बिल के हिसाब से कंफर्म रहता है। सैलरी कितना पे करना है कंफर्म रहता है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है कंफर्म रहता है, बराबर है। कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस है जिनका क्वांटम कंफर्म नहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो सर्विसेज और यूटिलिटीज जिस वो यूज करके जो हम पेमेंट करते हैं वो रेगुलरली करते हैं, उनका ड्यू डेट फिक्स्ड है, बस अमाउंट थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। उसी के चलते ये चीज प्रोविजन में जस्टिफाई नहीं होगा, बराबर है। प्रोविजन में जस्टिफाई करवाने के लिए 1 2 3 पास्ट इवेंट, ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ये तीन तो प्रोविजन के लिए भी सेम है। बस इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो क्वांटम है दैट इज नॉट नोन, या तो उसको सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन बोले तो ऐसा छोटा मोटा नहीं, 100 यूनिट का 1000 था तो 200 यूनिट का कितना होगा, या तो पिछले साल मार्च में इतना बिल आया था तो ये साल मार्च में कितना बिल आएगा,
नॉट ऑन दैट, इतना इजीली एस्टिमेट नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ चीज है तो वो प्रोविजन में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स द बेस्ट एग्जांपल। ओके, me and you can't estimate, only experts can estimate, then it will be going on to where? Provision for, means it would be part of provision. Clear hai? Okay, so that is what a definition of provision. Then what is contingent liability? So as we said, it is a liability having a appended word contingent. So the first thing is constant, खाली first thing is constant, बराबर है, which is same, that is on account of any past event. अब इधर वर्ड चेंज हो रहा है, there is called as probable, this is probable obligation. probable बोले तो probability आ गया, probability बोले तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बराबर है. so there इधर present obligation है, present बोले तो करना ही पड़ेगा. लायबिलिटी में प्रोविजन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वर्ड यूज किया है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रोबेबल ऑब्लिगेशन यूज किया है. भी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बराबर है. वो आना या नहीं आना, एग्जिस्टेंस ऑफ विच, दिस प्रोबेबल ऑब्लिगेशन का जो एग्जिस्टेंस है, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड, उसका कंफर्मेशन हमको कैसे ना कैसे तो मिलेगा, विच विल बी कंफर्म बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ one or more uncertain future events. ठीक है, and those uncertain future events are not within our control. Those uncertain future events are not within our control. Clear है इतना? So this is what contingent liability. अब इधर आउटफ्लो की बात है, यही चीज में अगर इनफ्लो कुछ होने वाला है, then it is contingent asset. ये आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, अगर कुछ इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है, हमने किसी पे केस कर दिया, बराबर है, और हमको मिल सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंटिंजेंट असेट. क्लियर है इतना? एनी डाउट्स? पक्का? तो दिस इज योर स्मॉल चैप्टर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. लेट अस रीड. ओके, रिजर्व्स पे मैं आता हूं. लेट मी कंप्लीट दिस, बराबर है. लेट मी कंप्लीट द मॉड्यूल पार्ट एंड देन आई विल बी कमिंग ऑन टू रिजर्व्स. क्लियर? कंटिंजेंट लायबिलिटी, रीड विथ मी, आई एम गोइंग थ्रू द मॉड्यूल. द टर्म कंटिंजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. अगेन द सेम थिंग, पॉसिबल बोलो, प्रोबेबल बोलो. ओके, दैट इज सेम थिंग. The possible obligation arises from a past events, existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, and that too not wholly within the control of enterprise. This is the first part of the definition. Okay, there is a raw definition of contingent liability, and this definition is as per accounting standard AS 29. क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? थोड़ी देर में देखते हैं. अभी के लिए समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके कुछ चीज है. ठीक है. दूसरा पार्ट मीन्स ये भी हो सकता है और लिखा है, गौर फरमाइए, और लिखा है, बराबर है. नो, इट हैज एन इंपॉर्टेंस. और बोले तो दोनों पॉसिबिलिटी है. अगर एंड लिखा होता तो ये कंडीशन हो जाता, ए एंड बी दोनों मैट होता है तो ही डेफिनेशन सक्सेसफुल है.
और लिखा है तो ऊपर वाला भी अप्लीकेबल है, नीचे वाला भी अप्लीकेबल है। क्लियर है? तो देखो ऊपर वाले में ऊपर वाले में प्रोबेबल ऑब्लिगेशन बोला था, नीचे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आया। ये कैसे आ गया? तो बोले कि केस चल रहा था, बराबर है। जब केस किसी ने फाइल किया तो हमको ऐसा लगा कि हम पे ये आफत आ सकती है, या तो चलो आज केस किया, बराबर है, हम पे किसी ने आज केस किया और मेरा लॉयर नोटिस लेके आया कि सर अपने कंपनी पे किसी ने केस किया है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? नोटिस को बाजू पे रखो, कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है, जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन हम नहीं ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, बराबर है। बट केस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब लॉयर हमको ये कहता है कि सर अभी इसमें से बचना थोड़ा सा मुश्किल है, बराबर है, क्योंकि केस अपने फेवर में नहीं आने वाला है, वो पार्टी बहुत स्ट्रांग है, हमने बहुत कुछ ट्राई किया, केस अपने फेवर में नहीं आने वाला है। तो आप इतना समझ लो कि हम हारने वाले हैं, हारने वाले हैं, हार चुके हैं नहीं, हारने वाले हैं। ओके, कितना झटका लग सकता है? बोला सर वो कोर्ट पे पता, वो जज पे पता, जज कितना हमको चूना लगाएगा, बराबर है। तो बोला हारने वाले हैं, इट मीन्स एन ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड। समझ में आ रहा है? एक बार लॉयर ने, जो बेस्ट एक्सपर्ट है, उसने एक बार बोल दिया कि भाई अपने हाथ में भी कुछ नहीं आने वाला है, हम हारने वाले हैं, इट मीन्स कि झटका तो लगने वाला है। बट अगेन पैसा कितना भरने को आएगा वो तो दूर की बात है, बट जजमेंट भी अभी तक अपने फेवर में नहीं आया है, या तो अपने अगेंस्ट में नहीं आया है। ठीक है, बट एक्सपर्ट के हिसाब से वो आ सकता है। ठीक है, तो सी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम अ पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नॉट रिकॉग्नाइज्ड बोले तो बोले लॉयर ने मुझे बताया है ना, हमको शेयर होल्डर्स को थोड़ी बताना है। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट ट्रीटिंग इट एज अ लायबिलिटी, आई एम नॉट ट्रीटिंग इट एज अ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन। क्योंकि एक बार मैं बैलेंस शीट में प्रोविजन बता देता हूं, इट मीन सामने वाली पार्टी को तो यही यकीन हो जाएगा ना कि भाई इससे तो प्रोविजन भी कर लिया। नहीं समझे? मैं अगर मेरे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बता दूं या प्रोविजन बता दूं, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि ये बंदे ने तो अभी प्रोविजन भी कर लिया। इट मीन्स कि इससे तो अपना माइंडसेट बना लिया कि पैसा देना ही पड़ेगा, बराबर है। बट मुझे ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना है, पता है कि आ सकता है, आया नहीं है, बट फिर भी मुझे वो माइंडसेट नहीं बनाना है। ठीक है, सो आई हैवंट रिकॉग्नाइज्ड इट। क्यों नहीं किया? ओनली बिकॉज it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation। हो सकता है कोर्ट हमको सजा सुना दे, पेनल्टी ना करे, बराबर है, समझ आ रहा है? वार्निंग देके छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। और अगेन or a reliable estimate of amount of obligation cannot be made। कितना पे करने को आएगा वो अभी नहीं पता। तो इस केस में भी वही चीज को कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखा सकते हैं। तो लॉयर फर्स्ट नोटिस लेके आया, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी। लॉयर ने हमको बोला कि सर हम केस हार सकते हैं, पैसा कितना जाएगा पता नहीं, कोर्ट हमको क्या सजा सुनाएगा वो भी नहीं पता है, तो फिर मैं रिकॉग्नाइज क्यों करूं? स्टिल इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, बट मैं हारने वाला हूं वो कंफर्म है, बराबर है। फिर नेक्स्ट ईयर वही लॉयर क्या लेके आया? जजमेंट लेके आया कि हम केस हार गए और हमको 10 लाख रुपया देना है। अब क्या हो गया? ये अब क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। दूसरी जगह पे हम केस हार चुके हैं,
बट जज अपना फैसला अगली तारीख को सुनाएगा। हम केस हार चुके कब? 30 मार्च को जज ने इतना तो तय कर दिया कि यू हैव लॉस्ट द केस, बट क्वांटम कब डिसाइड करेगा? वो अगली तारीख दिया 25 अप्रैल को, तो 31 मार्च को तो मुझे बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा ना, कोर्ट का फैसला आ चुका है, आई हैव लॉस्ट द केस, सो व्हाट नाउ आई विल शो? कंटिंजेंट लायबिलिटी? नो, प्रोविजन। क्वांटम इज नॉट नोन, इवन आफ्टर रिलायबल एस्टिमेट क्वांटम इज नॉट नोन। बराबर है, सब्सटेंशियल एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? सो दिस इज व्हाट आर स्टेजेस ऑफ contingent liability, say provision, say liability. Okay, so now whenever you book any expenses, your mind should think and justify the definition. हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि एक्सपर्ट का जो नॉलेज है ना वो लेना पड़ेगा इसमें। ओनली लॉयर कैन से कि जज कितना अमाउंट हम पे लगाएगा, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन से कि कितना टैक्स भरने को आएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो हम खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जाना है। दैट इज व्हाट अगेन रखती है, ही इज एन एक्सपर्ट। बराबर है, तो वो एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज चाहिए फॉर एस्टिमेशन, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। इधर लिखा है ना मैंने, क्या लिखा मैंने? प्रोविजन के लिए सब्सटेंशियल। बराबर है, और वही चीज इधर क्या आएगा? रिलायबल, रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन मींस ऑन द बेस ऑफ सम काइंड ऑफ प्रूफ, पिछले साल इतना था तो ये साल कितना। बराबर है, सो इट इज अ रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। उससे ही अगर पैसा पता चल जाता है देन इट इज व्हाट? लायबिलिटी। But where you require some kind of really a good working to estimate an amount, then it goes to provision. Okay, clear hai? Any doubts? So now whenever you come across any kind of a expense which is to be paid, then now you will be able to justify कि ये liability में जाएगा कि provision में जाएगा, कहां पे जाएगा। बराबर है, अब आप खुद एक बार एक्सरसाइज करना अपने जो भी 12th स्टैंडर्ड की बुक्स वगैरह लेके कि हाँ हम इसको लायबिलिटी में क्यों लिख रहे थे, सोचना, हम इसको प्रोविजन में क्यों लिख रहे थे, अभी सोचो, तो अभी आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होगा। बराबर है, और ये जब चीज आपको पता चलेगी कि हाँ ये यहीं पे लगेगा, ये यहीं पे लगेगा, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफेक्ट। ओके, एनी डाउट्स? So this is what contingent liability. Distinction between contingent liability and liability. A liability and a contingent liability is based on a judgment. Liability is defined as a present financial obligation which arises from a past event and settlement results in an outflow. सेटलमेंट रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो, एंटरप्राइजेस ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो सब सिर्फ याद रखना है लिखने के टाइम पे, बाकी कुछ नहीं। ऑन द अदर हैंड, आइदर आउटफ्लो टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल और अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड कैन नॉट बी मेजर्ड विथ सफिशिएंट रिलायबिलिटी। इवन लॉयर कैन नॉट एस्टिमेट कि क्या लॉस आ सकता है। ठीक है, so that is what a contingent liability. Okay, distinction between liability and provision. Provision means ये लोग ने प्रोविजन का डेफिनेशन बराबर नहीं लिया है, ये नहीं है प्रोविजन का डेफिनेशन। प्रोविजन का डेफिनेशन ये रहा, इट इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी। ये है ना, ये एक्चुअली ये रिजर्व का डेफिनेशन है, वैसे रिजर्व का भी डेफिनेशन नहीं है। डोंट गो विथ दिस डेफिनेशन।
प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन अमाउंट, हमने लिखा ना अनसर्टन, क्वांटम इज अनसर्टन, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय substantial degree of estimation. Okay, so here you require what? Substantial degree of estimation. Whereas contingent liability, we know provision meets the recognition criteria. Recognition criteria क्या है? Recognition criteria means the full disclosure concept. Full disclosure concept क्या कहता है कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, आपको सब कुछ रिकॉग्नाइज करके बैलेंस शीट में बताने का है. ठीक है. सो प्रोविजंस आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट, क्योंकि ये चीज होने वाला है. कंटिंजेंट लायबिलिटी यू शुड नॉट शो बिकॉज आप ही कंफर्म नहीं हो, तो लोगों को क्या आप दिलासा दोगे, ऐसा. ठीक है. Say if management estimates that it is probable that the settlement will result in outflow, then it recognizes as a provision in balance sheet. Okay. Whereas management estimates that it is less likely, probable भी नहीं है, likely है, that any economic benefit will outflow to settle the obligation, it discloses as an obligation as a contingent liability. It never discloses in a balance sheet. इधर बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं किया है. ठीक है. जबकि इधर प्रोविजंस आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट. ओके. सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट जस्ट इट इज शोन इन बैलेंस शीट. So this is what your chapter is. Now we come to that reserve part. Yes, what do you mean by reserve? और क्या क्या रिजर्व आता है? Workman compensation fund is a liability. It is not a reserve. Workman compensation fund is a liability. More of liability. See, workman compensation fund is a statutory kind of thing. बराबर है. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी होता है, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियरीज विच आर गोइंग. वर्कमैन कंपनसेशन फंड में ऐसा है कि ये चीज जो आप इकट्ठा कर रहे हो, दैट इज टू बी अ स्टैट्यूटरी पर्पस फंड विच इज टू बी क्रिएटेड, एंड इट इज नॉट अ काइंड ऑफ सेटिंग असाइड एन अमाउंट on your own kind of thing. बराबर है. So it is more of a liability kind of thing than of a reserve. It will be shown as a means you will be feeling that it is a reserve क्योंकि you are setting aside an amount, but you are not setting aside an amount just for the purpose of क्या कहते हैं, a pleasure of a company or so. You are setting aside because that is statutory requirement to set it aside. Okay. Similar is a kind of investment fluctuation reserve. They are statutory reserves. ना, डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व क्रिएट करना लीगल नहीं है, मीन्स ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही तो स्टैट्यूट बोलता है. There is no statutory thing which says that there should be depreciation reserve. बराबर है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
workman compensation fund are statutory reserve. Okay, they have to be created if company is falling under certain criteria. बराबर है. चलो फिर भी overall, this is an example. Overall, what is the definition of reserve? कोई पक्का नहीं कि मतलब होगा ही नहीं, तो प्रोविजन पक्का है कि हाँ हमारा साथ नहीं वाला, पर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो गया, हमारा लॉस हो गया, ये पक्का नहीं है। और हम रिजर्व बना के रखते हैं, लाइक फ्यूचर में हमें मतलब इतना ज्यादा एस्टिमेशन ना होती, इतना सारा लॉस हो गया एक साथ में, और Okay. ये रिजर्व बनाते हैं। this is again a requirement of reserve. To safeguard future, or this is purpose of creating reserve. I am asking definition of reserve. What do you mean by capital reserve? Yes, capital reserve का मतलब क्या? रिजर्व विल बी गिवन फॉर लाइक बिल्डिंग फंड रिजर्व फॉर पर्पस। Okay, revaluation reserve. What do you mean by revaluation reserve? नहीं, रिवैल्यूएशन, हाँ चलो बताओ. ओके, फंड काम आता है कि नहीं? अच्छा, रिजर्व में फंड इकट्ठा होता है? रिजर्व में रियली फंड एक्यूमुलेट होता है कि नहीं होता है? नहीं, हम सिर्फ दिखाते हैं, एक्चुअली में हम कुछ ऐसे साइड में नहीं रखते, जैसे बैड डेट के लिए इतना पैसा निकाल के बैड डेट का रिजर्व बना दिया, हम सिर्फ शो करते ताकि वो लॉस आगे ज्यादा ना देखें। और क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है रिजर्व का? यस, In present there is no outflow and ओके. Reserve is nothing but a part of the profit which is kept aside for some specific purpose. Okay,
and just to safeguard the future losses or just to comply with the statutory liability or obligation, statutory obligations or statute. For example, investment allowance reserve which is to be created, debenture redemption reserve which is to be created as per statute, बराबर है, वो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप डिबेंचर को रिडीम कर पाओगे. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दिस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो वो सब चीज कैसी है कि अगेन यू आर सेटिंग असाइड अ प्रॉफिट. हाउ यू आर सेटिंग असाइड अ प्रॉफिट, देखो P&L, बैलेंस शीट, प्रॉफिट आया इधर, ठीक है, कितना, लेट्स से 100 रुपीज. प्रॉफिट ट्रांसफर कहां पे होता है, बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व में, पार्टनरशिप है तो कैपिटल में, कंपनी है तो जनरल रिजर्व में, बराबर है. जनरल रिजर्व बोले तो क्या, इट इज अ कॉमन पर्पस फंड विच कैन बी यूटिलाइज फॉर एनीथिंग. सो प्रॉफिट, लेट्स से जनरल रिजर्व अभी मेरा 0 है, इधर करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड होगा, इधर करंट ईयर का मेरा प्रॉफिट ऐड होगा 100, सो आई हैव नाउ 100 रुपीज, बराबर है. अब ये 100 रुपीज का मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा. अभी के लिए 100 रुपए कैसा हो गया, जनरल हो गया. अभी के लिए 100 रुपए कैसा हो गया, जनरल हो गया. ठीक है, आई एम अर्निंग लेट्स से 50,000 अ मंथ, आई एम अर्निंग 50,000 अ मंथ. अब एक बार 50,000 मेरा सैलरी मेरे पास आ गया, इसका मतलब क्या कि 50,000 इज विथ मी टुडे एंड आई कैन डू इट एनीथिंग आई वांट, बराबर है. मैं 50,000 का मैं एक असेट भी परचेस कर सकता हूं, पूरा का पूरा 50,000, या तो मैं 50,000 का पार्ट करके आधा सेविंग्स में डाल सकता हूं, आधा एक्सपेंस कर सकता हूं, या तो मैं उसका 3 पार्ट करके सेविंग्स में डालूंगा, एंटरटेनमेंट के लिए रखूंगा और पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखूंगा, या तो उसका मैं 4 पार्ट करूंगा, मैं उसका 10 पार्ट करूंगा, जैसे जैसे मेरे रिक्वायरमेंट. समझ में आ रहा है. बट वॉट यू आर अल्टीमेटली डूइंग, you are nothing but setting aside that 50,000 for some specific purpose. मुझे शादी करोगे देखा मूवी, सलमान खान का नहीं देखा, देख लेना कभी, बराबर है. उसमें वो क्या करता है, वो पूरा सैलरी आता है, उसका 3 गुल्लक बना के रखा है, बराबर है, खुद की शादी के लिए, माँ के इलाज के लिए और सिस्टर की पढ़ाई के लिए, है ना. तो he is earning 100%, but he is dividing into that 3 piggy banks. The moment he keeps it into this 3 piggy banks, now that is what appropriation of profit. बराबर है. जो जनरल था अब वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया. Now it is reserve, बराबर है. Now that fund is to be used for that purpose only. समझ में आ रहा है, for unforeseen circumstances. Clear है. That is what called as reserve. So reserve is not a kind of a confirm outflow kind of thing. It is just for the satisfaction purpose or statute purpose company creates. Capital reserve. Capital reserve बोले तो क्या, whatever capital assets has been sold off or capital profits has been derived would be transferred to capital reserve. Why it has to be kept separate? Because revenue profit is something different and capital profit is something different. That is the only reason. Clear hai? Any doubts? So this is what a reserve. बराबर है. If you want, you can write it down.
ठीक है। सो ये आपका एक छोटू सा चैप्टर खत्म हुआ, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट ठीक है। सो ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, अगेन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Have you heard about this term? कम मेरे से सुना होगा कि पहले भी सुना था? सुना है, सुना सुना सा है, जग सुना सुना लगे। बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? यस, हाँ, लॉ, और एक्ट बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, एक ही चीज हो गया। इज इट अ लॉ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ? चलो वो उस पर भी डिस्कशन नहीं कर रहा, जब मैं बिजनेस लॉ चालू करूंगा तब मैं वो चीज समझाऊंगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। और क्या चीज आता है दिमाग में? व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? किस चीज की? और बस इतना ही। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग फर्स्ट डे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन शॉर्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, हाउ यू प्रिपेयर? जैसा हमारा जी चाहे, है ना। कभी कभी हम प्रोविजन को लायबिलिटी लिख देते हैं, लायबिलिटी को प्रोविजन लिख देते हैं, कभी कभी हम सस्पेंस लिख देते हैं, कभी कभी हम सेल्स को और सेल्स रिटर्न को इधर शो करते हैं या सेल्स रिटर्न इधर शो करते हैं, कभी कभी हम स्टॉक को मार्केट वैल्यू से मेजर करते हैं, कभी कभी स्टॉक को कॉस्ट से मेजर करते हैं, जैसा हमारा जी चाहे हम लिख देते हैं, बराबर है। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, असेट को हम एक्स्ट्रा वैल्यू पे बुक करते हैं, अपवर्ड वैल्यू पे बुक करते हैं, अगर डाउन हो गया वैल्यू तो कभी नहीं लिखेंगे, जब जी चाहा तब प्रोविजन लिख दिया, वर्ड में मजा नहीं आया तो
लायबिलिटी लिख दिया, यस और नो? ऐसा होगा क्या? होगा? तो फिर सब लोग का बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं होता है? सब स्टूडेंट्स एक ही तरीके से अकाउंट्स क्यों नहीं बनाते हैं? हाँ, चलो स्टूडेंट्स जाने दो, सब अकाउंटेंट्स की बात कर लो, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, फिर भी सबके अकाउंट्स एक जैसे क्यों नहीं होते? बिजनेस अलग अलग होता है इसलिए आई एम आस्किंग अबाउट द प्रोसेस. ओके, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड्स? ब्रेक इट एंड लर्न इट, डिवाइड एंड रूल. अंग्रेज गए बट एक चीज सिखा के गए, डिवाइड एंड रूल. बराबर है. लॉ में भी आपको यही चीज करना है और थियरी में भी आपको यही चीज करना है. यू डिवाइड द वर्डिंग्स rather sentence, break it into words and learn those single words. Sentence का मतलब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा. Standards, simple living, high thinking. Standard नहीं, standards, methodology, quality, क्वालिटी और पिज्जा हट गए? हाँ, पिज्जा हट में गए? कितने अलग अलग पिज्जा हट ट्राई किए? कितने अलग अलग पिज्जा हट ट्राई किए? 2-3 किए? सब में टेस्ट सेम आता है? मैकडोनल्ड, मैकडी सेम टेस्ट आता है? डोमिनोज कहीं से भी मंगाओ सेम टेस्ट आता है? बॉम्बे से, गुजरात से, गुजरात में भी, वापी, सूरत, कहीं पे भी, है ना? क्यों? स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, है ना? वड़ा पाव, ये लारी का खाया, वो लारी का खाया, वो शॉप का खाया, सबका टेस्ट अलग अलग, है ना? क्यों? कोई स्टैंडर्ड नहीं. यस और नो? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स. क्यों लाने पड़ते हैं? क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक सेम क्वालिटी मिले. दे विल नॉट स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग कि भाई मुंबई का पिज्जा हट या डोमिनोज या मैकडी अच्छा है रादर देन वापी का या सूरत का या अहमदाबाद का. इफ वी आर वन ब्रांड देन वी विल गिव सेम क्वालिटी. यस और नो? बट पिज्जा हट ऑफ इंडिया एंड पिज्जा हट ऑफ यूएस, Dairy Milk in US and Dairy Milk in India, सेम? कभी नहीं. अलग पैकिंग से लेके सब कुछ अलग. अपना तो फॉइल में पैक होता है, उनका फॉइल में नहीं होता है. अब 5 वाली में नहीं होता है. थोड़ा ऊपर आओ. बराबर है. सो दैट इज व्हाट अ स्टैंडर्ड. समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल, पेन ड्राइव्स. पेन ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स सब लैपटॉप्स में लगेगा. कोई भी कंपनी का लैपटॉप है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी. सब मोबाइल्स में लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी ऑफ यू पेन ड्राइव ओन. कैसा है कि एचपी का पेन ड्राइव एचपी में ही जाएगा? नहीं. वाई? स्टैंडर्ड्स. सम इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स, हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स कि ये यही डायमेंशन का, यही साइज में प्रोडक्शन करोगे पेन ड्राइव्स तो ही वो स्लॉट में लगेगा. सब अपनी अपनी मर्जी से पेन ड्राइव्स बनाने बैठे तो देयर विल बी नो पैरिटी. बराबर है?
and consumer will be nowhere. समझ में आ रहा है? So that is the meaning of standards. Similarly, standards के आगे क्या word add हुआ है? Accounting. Accounting standards. Accounting standards का मतलब क्या? Accounts बनाने के लिए standards. Accounts बनाने के लिए standards. Okay. That is what called as an accounting standards. And who prescribes this standard? So it is not a law. It is not a law. Law is something what is to be followed by all. Okay. It is not to be followed by all. It is to be followed by those to whom it is applicable. Who prepares accounting standards? Rather, who issues accounting standards in India? ICAI. ICAI issues accounting standards in India. बराबर है? How ICAI issues these accounting standards? Then they have a group of members, the experts, who is into the preparation of accounting standards, that is called as an accounting standard board. That is called as accounting standard board. इनका पूरा कमिटी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग इकोनॉमिक एरियाज को अंडरस्टैंड करके हर एक चीज पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए वो तय करेगा, और वो लोग ड्राफ्ट करते हैं और वो लोग पब्लिश करते हैं. Okay. Now, whether it is compulsion to all? No. It is not compulsion to all, but it is made applicable as per the guidelines which says. Sole proprietorship के लिए नहीं applicable, partnership के लिए not applicable, mostly for companies. क्योंकि companies में external stake ज्यादा हो. एक्सटर्नल स्टेक कंपनी में ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा चाहिए. वड़ा पाव हम इधर लोकल खाते हैं तो हमको चलेगा, समझ में आ रहा है? अपना टेस्ट है. वड़ा पाव इधर कैसा मिलता है, मुंबई स्टाइल, अहमदाबाद में कैसा मिलता है, एकदम फ्राई करके, बराबर है. स्टिल बोथ द पब्लिक आर डिफरेंट बट स्टिल दे आर हैप्पी. दे आर नॉट कंपेयरिंग वापी का और ये, अनलेस एंड अनटिल मेरे जैसा कोई है कि दोनों जगह के खा के आए, बराबर है. स्टिल रेलेवेंस है नहीं, बट पिज्जा हट को तो अपनी इमेज की चिंता है ना कि भाई मेरे कस्टमर कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. एंड दैट व्हाई आई विल गिव व्हाट स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म. सो कंपनीज को भी ऐसी, कंपनीज एक्ट को भी ऐसी टेंशन है कि जितनी भी कंपनीज मेरे अंडर में फॉर्म हुई है ना, they will prepare books of accounts according to some standards, ताकि कोई भी यूजर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. ये भी आईटी कंपनी, वो भी आईटी कंपनी, फिर भी इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट का जो डेरिवेशन है वो अलग अलग कैसे, ये स्टॉक कॉस्ट पे मेजर करता है, ये स्टॉक मार्केट पे मेजर करता है, कैसे, ऐसा क्यों, बराबर है? बैंक किसको लोन देगा, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट सही मानेगा? तो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड्स for preparing accounts, for passing in entries, for treatment of accounting transactions. Okay, so that is the reason why we have accounting standards. Clear है? Okay, चलो उसको देखते हैं. Recognition of events. रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, बराबर है. रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्क्लोज कैसे करेंगे. दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आता हूं. सो फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल कैसे बनता है. तो जो भी एक्सपर्ट्स है ना वो एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पे एक यूनिफॉर्मिटी की रिक्वायरमेंट है, कहां पे रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्योंकि कोई कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए प्रोविजन क्रिएट करता है,
कोई कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल को आउटस्टैंडिंग शो करता है, अरे बाबा ऐसा थोड़ी होता है। तो देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी। तो दैट इज अ रीजन व्हाई AS 29 कंटिंजेंट असेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 करके एक है जहां पे ट्रीटमेंट बोला है कि आपको ऐसे ट्रीट करना है, या तो इंड AS अथवा इंड AS क्या है, इंड AS 37 है जो बोलता है ट्रीटमेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, तो भाई ये एरिया में हमको एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कमिटी फॉर्म करो, आप एक ड्राफ्ट बनाओ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया में सबको सर्कुलेट करो, फिर वो लोग अपना व्यूज देंगे और फिर आप लोग फाइनलाइज करना और फिर हम अप्रूवल में डालेंगे, बराबर है, एंड विल इश्यू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज। Process of formulation, process of formulation of accounting standards in India, वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन तो आप ये थियोरी लिख सकते हैं, मींस वही चीज को उन लोग ने इधर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है जो हमने ऊपर चार्ट में देखा, ठीक है। सो सी इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, a body constituted by Council of ICAI. It is independent in formulation of accounting standard. ASB क्या है? That is Accounting Standard Board. ICAI being premier accounting body in country itself leadership role by constituting ASB, Accounting Standard Board. और यही चीज यही लोग significant initiatives लेके the sets and issues accounting standards to ensure that standard setting process is fully consultative and transparent and uniform. Okay, so this is what the process of formulating list of accounting standard. ये आपको याद रखने का वैसे जरूरत नहीं है at foundation level, but at intermediate level हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ने वाले हो, 15 ग्रुप 1 में है और 15 ग्रुप 2 में है। देयर आर 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच यू विल बी स्टडीइंग, बराबर है। अब आप ये मत समझना कि सर इतना सारा पढ़ेंगे कैसे, इतना सारा पढ़ने का ऐसा है कि कुछ तो चैप्टर्स खुद है, तो चैप्टर्स के फॉर्म में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल AS 10, अभी हमारा AS 10 अभी कवर हो जाएगा। AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर हो जाएगा, बोले तो इतना डेप्थ में नहीं, ऊपर से। जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब AS 10 का काफी कुछ चीज मैं आपको बता दूंगा, बराबर है। तो AS 6 is depreciation accounting, but now it has been withdrawn and merged to AS 10, बराबर है, withdrawn pursuant to AS 10। AS 10 जब नया आया ना तो उसने AS 6 को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, सो इसको कैसे लिखते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसा लिखा जाता है। जैसा मैंने अभी AS 29 बोला, AS 29 अभी जो मैंने बोला आपको, प्रोविजंस AS 29 प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट। तो अगर मुझे ऐसा बताना है कि डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन, तो डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन को मैं कैसे लिखूंगा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 29 डैश इनटू इन्वर्टेड कॉमा प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट डिफाइंस प्रोविजन एज अंडर, एंड देन आई विल नोट डाउन द प्रोविजन, बराबर है। क्लियर है? क्योंकि प्रोविजन का बहुत लोग बहुत कुछ मतलब निकाल सकते हैं, तो बेटर इंस्टीट्यूट ने एक ही मतलब बता दिया, विच इज टू बी अप्लाइड टू ऑल, बराबर है। तो अभी और कोई सोचेगा ही नहीं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो गया, बराबर है। तो दिस इज अ रीजन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? अब डेवलपमेंट कुछ ऐसा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि ये जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बना, हमने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया तो हमने ग्लोबल मार्केट कभी नहीं सोचा था।
मीन्स इंडिया नेवर थॉट ऑफ कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल को भी एक दिन compete करेगा, बराबर है. सो दैट वाई मीन्स विथ दैट लिमिटेशन वी जस्ट प्रिपेयर्ड, वी बोलो तो ICAI issued accounting standards. तब अलग अलग कंट्री में उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स है. जैसे यूएस में वो लोग गैप बोलते हैं, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बराबर है, दैट इज अप्लीकेबल इन यूएस. वो स्टैंडर्ड्स में इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकता हूं, वो स्टैंडर्ड्स में इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकता हूं, बराबर है. सो दैट इज व्हाट, सब कंट्रीज के अपने अपने स्टैंडर्ड्स है, बराबर है. अब जब ग्लोबल मार्केट होने लगा, द वर्ल्ड वॉज गोइंग टू बी वन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड रिफॉर्मेशन, तो क्या हो गया कि इंडिया में जो बैलेंस शीट बना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है, यूएस में जो बैलेंस शीट बनेगा वो यूएस गैप के हिसाब से बनेगा. बट what about that company, the multinational company having its branches in India as well and parent company in US as well, बराबर है. and the investors are global, ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टर वो कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा है, तो नहीं तो वो उसको क्या दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा क्या, यूएस गैप भी समझेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी समझेगा, बराबर है. सो देयर बाय द रिक्वायरमेंट केम इनटू एक्शन for international reporting standards. They were IFRS, International Financial Reporting Standards. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना, ठीक है, कैसे करेंगे वो ये स्टैंडर्ड्स बताता है. तो इंटरनेशनली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रिपोर्ट करेंगे, दैट इज IFRS. अब IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तू मैं बहुत चलता है, बराबर है, क्योंकि ये तो ग्लोबल है और हम देसी है, ठीक है. तो अब नीड ऐसा अराइज हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेर बिट ऑफ ओल्डर वर्जन्स एंड वी वांट टू रीवैम्प एंड वांट टू स्टे एट इंटरनेशनल लेवल. सो अब क्या हो रहा है, वी आर डेवलपिंग, rather we have developed new standards that is called as IND-AS, that is called as IND-AS, Indian Accounting Standards, बराबर है, which are in convergence with IFRS, which are in convergence with IFRS. It means they are at par with IFRS. तो अगर कंपनी IND-AS फॉलो करेगा ना तो उसको इतना सारा ड्रास्टिक चेंज नहीं करना पड़ेगा IFRS में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, बराबर है. तो जो डबल मेहनत पड़ता था वो नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट अ रिक्वायरमेंट ऑफ IND-AS. समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नॉलेज विच वन पर्सन शुड हैव व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ठीक है. लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देयर आर 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, हाउ मेनी आर एप्लीकेबल वो सब आपको अभी देखने का जरूरत नहीं है, सबका नाम क्या है वो भी याद रखने का जरूरत नहीं है, क्लियर है. बट एक बार पढ़ लेना, लिस्ट को एक बार पढ़ लेना. ओके, सो दिस मार्क्स अनदर चैप्टर टू बी कंप्लीटेड. So if we were to go with the index again, then chapter 1, scope of accounting done, accounting concepts done, then terminologies was just for knowledge, capital expenditure, revenue expenditure, that one thing is remaining, contingent asset and liability completed, accounting policies done, accounting as a measurement of discipline I'll be taking later, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डन. IND-AS ऐसा समझ लो कि ऑलमोस्ट डन. IND-AS में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस रीजन से IND-AS आए हैं. ओके, अगेन दिस जस्ट फॉर नॉलेज चैप्टर. नीड फॉर कन्वर्जेंस,
बराबर है। एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस पे हम एक दो सम्स देख लेंगे। ओके, क्लियर है? सो देयर बाय ऑलमोस्ट चैप्टर 1 एक्सेप्ट 1 or 2 टॉपिक्स हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, क्लियर है?